हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 11th की बायोलॉजी का एक यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक टर्म्स के बारे में बहुत ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहला टर्म्स आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सोर्स टू देयर सिंक। क्या मतलब कि सब्सटेंस जहाँ बनते हैं, जहाँ फॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का, उनको बेटा सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स। कोई भी चीज़ जहाँ बन रही होती है वो सोर्स होता है उसका, और जिस जगह उसकी ज़रूरत होती है उसको सिंक कहा जाता है बायोलॉजी की टर्म्स में। तो किसी सोर्स में बन रहे किसी भी सब्सटेंस का उसके सिंक तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम बायोलॉजी में भी समझ सकते हैं और जनरल डेली लाइफ में भी हम इसका पढ़ते ही हैं। देयर आर टू फ्लूइड्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस। ह्यूमंस की बॉडी में दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लड, सेकेंड है लिम्फ। ब्लड के बारे में आप सभी जानते होंगे, लिम्फ आपको कुछ अनसुना लग रहा होगा, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो ब्लड के बारे में शुरू करते हैं। इससे पहले पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम्स? ह्यूमंस में या अदर एनिमल्स में सब्सटेंस जहाँ बनते हैं और जहाँ पहुँचते हैं, इसके बीच कई तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की तो दो तरह के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। क्या होते हैं अभी समझते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर बात की जाए तो एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड डोंट हैव वैस्कुलर सिस्टम्स, मतलब ब्लड किसी भी ब्लड वेसल में ना बहे। क्या समझे कि ओपन का मतलब होता है खुला होना। तो अपने आप में ही ये टर्म एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी एनिमल्स में ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स में ना बहे। तो फिर कैसे बहता होगा? ओपन बॉडी में, पूरी बॉडी में नॉर्मल ओपनली फ्लो होता है इनकी बॉडी में। कौन कौन टिश्यूज़ आर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड। तो फिर इससे खुद प्रूव होता है कि जब पूरी बॉडी में ओपनली ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो बॉडी का हर एक टिश्यू डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा होगा ब्लड के, और फिर वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होगा। जो भी फूड मटेरियल या फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली कंप्लीट हो रही होगी। सेकंड बात करें हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें क्लोज मतलब खुद एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ बंद होगा यहाँ पर। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी बॉडी में। ब्लड वेसल्स समझ सकते हैं आप पाइपलाइंस की तरह, कि जो भी चीज़ है वो अंदर पाइपलाइन में बहेगी, मतलब टिश्यूज़ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते। जिस भी टिश्यू को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको ब्लड वहीं ले जाकर वो चीज़ दे देता है। एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स में पाया जाता है। और अगर क्लासेस की बात करें और डीप बात करें तो मोलस्क में जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। सिफेलोपोड्स कौन होते हैं? ऑक्टोपस हैं और स्क्विड्स हैं, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। सेकंड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन में पाया जाता है? एनालिड्स में, कॉर्डेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में जो भी हायर एनिमल होते हैं, एनालिड्स मतलब एस्केरिस, कॉर्डेट्स आप सभी जानते हैं इनके बारे में कौन होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट, नॉर्मल कॉर्डेट्स के बारे में। इसके अंदर पॉइंट्स के बारे में बात करें हम तो ब्लड फ्लोइंग थ्रू प्रॉपर ब्लड वेसल्स, कि ब्लड जो है वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विद द हार्ट के साथ साथ पूरी बॉडी में एक नेटवर्क टाइप ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को ले जाकर हमारी ब्लड सप्लाई देती हैं। मोर बीपी मतलब इनका ब्लड प्रेशर इनकी कंपेयर में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स की कंपेयर में ज़्यादा होता है। आप सभी को जानते होंगे अगर कोई भी चीज़ किसी पाइप में फ्लो होगी तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कंपेयर टू ओपन टाइप में। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा हर्ट टाइप इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस किस टाइप के हर्ट पाए जाते हैं? अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग फाइलम्स में एनिमल्स पाए जाते हैं, तो सेम तो नहीं होते होंगे उन सभी के हर्ट, तो किस तरह से इनमें हर्ट्स अलग अलग पाए जाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी में मस्कुलर चैम्बर्ड के हार्ट पाए जाते हैं। फिशेस की बात करें हम तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। इसी को हम
वीनस हार्ट भी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखने लायक है कि फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। गिल्स ऑक्सीजनेट द ब्लड, और तो इसमें जो हार्ट है हमारा वो किस तरह से अपनी गैसियस रिक्वायरमेंट को एक्सचेंज करता होगा, तो गिल्स उसकी हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में, जो O2 और CO2 में एक्सचेंज कराते हैं। फिशेस जनरली वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती हैं। इस तरह के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। सेकंड, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें, इनमें किस तरह का हार्ट पाया जाता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, जिनमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं। इस तरह से 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल है। यहाँ पर कोई भी सेप्टम नहीं है वेंट्रिकल्स को जो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, जैसा इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो कि एक एम्फीबियन या रेप्टाइल्स, अगर हम बात करें एम्फीबियन में इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बेटा। तो रेप्टाइल जो हमारा क्रोकोडाइल होता है, लेकिन फिर भी इसमें 3 चैम्बर्ड नहीं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखने लायक है यहाँ पर। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो क्रोकोडाइल को हमने यहाँ इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में किस तरह के हार्ट पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, जिसमें 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रिया आपको यहाँ दिख रहे हैं और 2 वेंट्रिकल्स आपको यहाँ साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर इस वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने के लिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कोई सेप्टम नहीं था, इसलिए पूरा एक ही चैम्बर होता है ये। किसमें? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। लोअर वेंट्रिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसके पास, मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स के पास एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जो वेंट्रिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 1 2 3 4। तो ये 4 चैम्बर बन गए हमारे यहाँ इस तरह से। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें हम हीमोपोइसिस के बारे में। हमने यहाँ पहले पढ़ लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में किस किस तरह के हार्ट पाए जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ब्लड। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो प्रोसेस है, इसको एक नाम दिया गया है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या है? द प्रोसेस विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। किसी भी यहाँ पर ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। सेकंड, इन एम्ब्रियोनल फेज। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है और किस तरह से प्रोसेस होती है, तो बात करें हम इस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की, तो किस तरह से स्टार्ट होता है और इसका फंक्शन क्या रहता है। एम्ब्रियोनल स्टेज में यॉर्क सैक फॉर्मेशन कराता है, उसके बाद लीवर, देन स्प्लीन में रहता है फॉर्मेशन, देन एडल्ट स्टेज में रेड बोन मैरो होता है जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कराता है। आप सभी जानते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो क्या है? लार्ज बोन्स के जो एपिफाइसिस पार्ट होते हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, ये बोन्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, किसी एक बोन का स्ट्रक्चर है। इसके जो अपर पार्ट होते हैं, यहाँ पर रेड बोन मैरो पाया जाता है, जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं इन पार्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आप सभी जानते हैं स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ग्रेवयार्ड के बारे में आप सबने सुना होगा, जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफनाया जाता है, उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। स्प्लीन को क्यों कहा गया ऐसा? जो हमारी RBC सेल्स होती हैं ब्लड में, उनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ होता है। 120 डेज़ के बाद वो डिके कर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो कहाँ क्या होता है फिर उनका? वो सभी स्प्लीन जो कि हमारा ऑर्गन है उसमें आकर नष्ट हो जाती हैं, वहाँ उनका एंड होता है, इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना ब्लड। तो यहाँ पर डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। ब्लड, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम ब्लड के पार्ट्स की, कि ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ब्लड मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना है हमारा, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ध्यान से समझिएगा, ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बनाया है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। आप सभी समझेंगे क्या होते हैं ये सब। प्लाज्मा के बारे में बात करें हम, तो प्लाज्मा का खुद ब खुद 90 to 92% वाटर होता है। ये परसेंटाइल आपको ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है यहाँ से, कि ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर और उसके अलावा ये सभी सब्सटेंसेस होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन एंड गैसेस।
प्रोटीन में दिखाया गया है हमारे यहाँ पर एल्ब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है। इन सभी के काम क्या हैं? एल्ब्यूलिन हमारा ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस कराता है बॉडी में, जो भी आयनिक बैलेंस होते हैं। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में कराता है। आप सभी ने ब्लड क्लॉटिंग में इसका नाम जरूर सुना होगा। इसके बाद अगर एक्सप्लेन करें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं ब्लड में: ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स। क्या होते हैं ये? ल्यूकोसाइट्स को WBC कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स को RBC, और प्लेटलेट्स तो हैं ही प्लेटलेट्स। क्या होते हैं ल्यूकोसाइट, क्या होते हैं? तो ल्यूकोसाइट में क्या होता है? 2 तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड एक ग्रेन्युलोसाइट। यहाँ पर एक ट्रिक बताई गई है छोटी सी, जिससे आप ग्रेन्युलोसाइट्स में प्रेजेंट सेल्स और ए ग्रेन्युलोसाइट में प्रेजेंट सेल्स को याद रख सकते हैं। MLA ऑफ बैंग, इस तरह से हम पढ़ते ना, MLA ऑफ बंगाल, तो यहाँ से मैंने बंगाल का बैंग लिया है। तो MLA का लास्ट A वर्ड है और बैंग का लास्ट G वर्ड है। तो A फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट, G फॉर ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आता है? M एंड L। M मतलब देखो मोनोसाइट एंड L का मतलब लिम्फोसाइट्स। एंड ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आता है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड ईजनोफिल। तो इस तरह से सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि एक ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आते हैं और ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आते हैं। यहाँ पर इसका परसेंटाइल दिया हुआ है, इसको आप याद कर लें कि ग्रेन्युलोसाइट में प्रेजेंट न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है, बेसोफिल 0.5 to 1% और इजनोफिल्स 2 to 3% होता है। न्यूट्रोफिल मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। न्यूट्रोफिल जो सेल होगा उसके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होगा, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास कई सारे चैम्बर हों, कई सारे लोब हों। बेसोफिल में ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, कि ऐसा न्यूक्लियस होगा इन सेल के अंदर जिसमें 3 लोब न्यूक्लियस होंगे। और ईसनोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक इधर एक इधर। अगर बात करें एक ग्रेन्युलोसाइट की, तो ये 20 to 25% होते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा लार्ज न्यूक्लियस होता है, वेरी लार्ज न्यूक्लियस होता है इनके पास। और मोनोसाइट की बात करें, हॉर्स शू न्यूक्लियस होता है। इन सभी को न्यूक्लियस के बेस पर ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसीलिए इनके न्यूक्लियस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हॉर्स शू मतलब जो घोड़े के जो पैर होते हैं, हॉर्स शू उस शेप के न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स में। नेक्स्ट अगर हम डिफ़ाइन करें यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा हमने देखा ना, यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करते हैं। प्लाज्मा कंटेन ऑक्सीजन एंड CO2। आप सभी जानते हैं कि बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? O2 एंड CO2, 33% ऑक्सीजन एंड 7% CO2। और इसके अलावा ये सभी मॉलिक्यूल्स इन डिज़ोल्व स्टेट, जो ये खुद दोनों के दोनों डिज़ोल्व स्टेट में होते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म है, ब्लड के अंदर एक ऐसा पार्ट जो लिक्विड है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये प्लाज्मा का एक बहुत ही शॉर्ट वर्जन मैंने आपको समझा दिया कि प्लाज्मा में क्या होता है, कैसे होता है। बात करें नेक्स्ट हम RBC की। 5 to 5.5 मिलियन RBC पर mm³ में होते हैं। ये एक इन्होंने कंसंट्रेशन डिफाइन की हुई है, आप देख लीजिए। RBC होते क्या है? बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है RBC का। बाइकॉनकेव का मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बाइकॉनकेव में हम समझ सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये इस तरह से एक राउंड बॉडी जो ऊपर से भी नीचे दबी हुई हो और नीचे से भी दबी हुई हो, जैसे डोनट शेप होता है, आपने देखा होगा डोनट्स को, उस शेप का होता है। इसे डंबल शेप भी कहा जाता है। एक्सेप्शन ओवल कैमल, कैमल के अंदर जो होता है वो ओवल शेप का होता है RBC, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आप ध्यान दीजिए। इमेच्योर न्यूक्लिएटेड मतलब RBC के पास जब ये इमेच्योर होती हैं, जब ये फॉर्मेशन होता है इनका, तब न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है, RBC का मेनली काम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है। अब आप खुद बताइए, जब किसी भी कोई भी व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, वो खुद ही पहले से भरा हुआ हो, उसमें तमाम चीज़ें रखी हुई हों, तो क्या वो सही से कर पाएगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं। तो RBC को जितने भी
एक्स्ट्रा उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो नेचर ख़त्म कर देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आरबीसी अपने अंदर रख सके और ट्रांसपोर्ट करा सके। तो इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, बिकॉज इट्स मॉडिफाइड फॉर हीमोग्लोबिन कैरिंग स्पेस, क्योंकि यहाँ पर हमें हीमोग्लोबिन रखना है जो कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर करके ले जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम क्या होता है आरबीसी के अंदर। कंटेंस हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन के अंदर 12 to 16 ग्राम पर 100 ml में होता है। क्या 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। जनरली इसकी रीडिंग 14 ग्राम आती है। आप में अगर 14 ग्राम्स हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है 100 ml ऑफ ब्लड में, तब आप ब्लड के अकॉर्डिंग हेल्दी हैं। क्या क्या होता है हीमोग्लोबिन में बात करें हम, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और अल्फ़ा और बीटा चेन्स होती हैं। आप इसके नाम याद कर लीजिए कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। आयरन मॉलिक्यूल्स एंड अल्फ़ा बीटा चेन्स होती हैं। नेक्स्ट कितना स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का 120 डेज़ एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। जब इनका एंडिंग पॉइंट्स आता है, जब इनकी लाइफ स्पैन ख़त्म होती है तो स्प्लीन में जाकर ये ख़त्म हो जाती हैं। दैट्स वाई स्प्लीन इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एनिमल्स में प्रेजेंट सर्कुलेटरी सिस्टम्स के टाइप्स, इनमें प्रेजेंट हार्ट्स के टाइप्स एंड ब्लड में डिफरेंट सेल्स के नाम, उनके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।